अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ना है कि जानदार किस तरह से सांस लेते हैं। हवा को जिस्म में ले जाना, गैसों का तबादला करना और दोबारा उस हवा को जिस्म से बाहर निकालना जो है वो अमले तनफ़ुस कहलाता है, या फिर सादा लफ्ज़ों में सांस लेने का अमल कहलाता है। ये एक जिस्मानी अमल है, फिजिकल प्रोसेस है। ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक पहला स्टेप जो है वो जिस्म में हवा का ले जाना यानी इनहलेशन, और बाद में गैसों का तबादला करने के बाद जिस्म में से हवा का बाहर खारिज करना, एक्सलेशन। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 1 स्टेप है इनहलेशन, जिसका दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। सांस को अंदर ले जाना जो है, यानी है हवा को अंदर ले जाना और फेफड़ों में पहुंचाना जो है, इस स्टेप का नाम है इनहलेशन। इस दौरान जो है वो जिस्म है अंदर मुख्तलिफ दो इवेंट्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ही मूवमेंट होती है। इंटरकोस्टल मसल्स हमने पढ़ा है, जो पसलियों के दरमियान में मसल्स होते हैं, उनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम सांस अंदर ले जाते हैं, हवा अंदर ले जाते हैं, तो उस दौरान इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठता है। अब ये जो पसलियों से बना हुआ ये जो पिंजरा है, ये ऊपर की तरफ उठता है, अपवर्ड मूव करता है और बाहर ही जानब आता है। तो जब ये ऊपर की तरफ उठे और बाहर ही जानब आए, तो दूसरी तरफ ये जो डायाफ्राम है, ये जो मसल्स नीचे मौजूद है, फेफड़ों के नीचे मौजूद होता है ये डायाफ्राम, ये भी कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। पहले नॉर्मल डायाफ्राम की जो शेप होती है वो इस तरह होती है, डोम लाइक, लेकिन जब ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो इसकी शेप सीधी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। आप सादा लफ्जों में समझें तो ये जो पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ उठा है, डायाफ्राम नीचे हो चला गया है, तो यहाँ पे सीने के अंदर खाली जगह में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर जो पसलियों का प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा अंदर और बाहर हवा का प्रेशर ज्यादा है, तो आपको पता है मटेरियल जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। तो जो हवा जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा और मूव डाउनवर्ड, वो नीचे ही तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से सीने के अंदर जो है वो खाली जगह बढ़ जाती है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस ऑन लंग्स, फेफड़ों पे प्रेशर कम हो जाता है और हवा जो है वो बाहर से अंदर ही तरफ चली जाती है। दूसरा स्टेप है एक्सलेशन, एक्सपायरेशन। इसमें वो तमाम इवेंट्स जो इनहलेशन में हो रहे हैं उसका उलट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरकोस्टल मसल्स वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे, तो यहाँ पर रिलैक्स हो जाए हैं, फैल जाए हैं। फैलने की वजह से ये पसलियों से बना हुआ पिंजरा नीचे ही तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है, या फिर दूसरे लफ्जों में कह लें इनवर्ड आता है, अंदर ही जानब आता है, नीचे ही जानब और अंदर ही जानब आता है, जिसकी वजह से फेफड़ों पे प्रेशर बनता है। ये पसलियां ऊपर से फेफड़ों को दबाती हैं, तो अब अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर प्रेशर कम हो जाता है। नीचे से डायाफ्राम जो पहले फ्लैट हुआ था, नीचे ही तरफ मूव हुआ था, अब जो है वो भी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। जब वो अपनी ओरिजिनल हालत में, नॉर्मल हालत में आ जाता है, तो नीचे से वो प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर डालता है फेफड़ों पे, ऊपर से पसलियां फेफड़ों पर प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से सीने के अंदर जो खाली जगह है वो कम हो जाती है और फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से अंदर ही हवा जो है वो बाहर निकल आती है। इसके बाद अब हम पढ़े हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग।
रेट ऑफ ब्रीथिंग से मुराद है एक जानदार जो है वो एक मिनट में कितनी दफा सांस लेता है। तो एक सेहतमंद इंसान जो है वो एक मिनट में 16 से 20 दफा जो है वो सांस लेता है, यानी 16 से 20 दफा वो हवा को अंदर ले जाता है जिस्म में। गैसों से तबादला करने के बाद वो 16 से 20 दफा जो है वो हवा को बाहर निकालता है जिस्म से। लेकिन जब एक इंसान जो है वो कोई हार्ड एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, तो उस दौरान उसे एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है इंसान को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्यों फिर उसने सेलुलर रिस्पायरेशन करनी होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो वो जानदार जब हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन का जो रेट होता है, शरह जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब सेलुलर रिस्पायरेशन ज्यादा हो जाएगी तो आपको पता है सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के अंदर शिफ्ट करवा दी जाती है तो ब्लड के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर एक सेंटर मौजूद होता है जो सांस लेने के अमल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो फौरन मैसेज उस सेंटर में चला जाएगा, रिस्पायरेटरी सेंटर इन ब्रेन के पास ये मैसेज चला जाता है तो ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो चुका है। तो उसकी वजह से वो फिर जब रिस्पॉन्स आता है, रद्दे अमल आता है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ मसल्स और डायाफ्राम को बढ़ा देता है। तो अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं यानी पसलियां और डायाफ्राम जो है वो जरूरत से ज्यादा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करे हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल जो है वो बढ़ जाता है। तो जब हार्ड एक्सरसाइज के दौरान जो है यही रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर एक इंसान जो है वो 30 से 40 मरतबा जो है वो सांस लेता है। इसके बाद अब हम पढ़े हैं कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यानी जब एक इंसान जो है वो सांस अंदर ले जाता है तो उस हवा के अंदर कौन सी चीजें कितनी परसेंट मौजूद होती हैं। जब वही जानदार वो हवा जिस्म से बाहर निकालता है तो उसके अंदर कितनी गैसें मौजूद होती हैं और उनकी जो परसेंटेज है ये हम पढ़े हैं। नंबर 1, जब एक इंसान हवा अंदर ले जाता है तो उसमें ऑक्सीजन ही परसेंटेज 21% होती है, लेकिन जब हवा बाहर निकाली जाती है तो उसमें 16% होती है, 16%। इसी तरह जब हवा अंदर ले जाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% होती है, लेकिन जब हवा बाहर निकाली जाती है तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। नाइट्रोजन ही परसेंटेज जब हवा अंदर ले जाई जाती है तो 79% होती है, और जब बाहर निकाली जाती है तो नाइट्रोजन जो है वो 79% ही होती है। इसके बाद वाटर वेपर्स, जब हवा अंदर ले जाई जाती है तो उसमें वाटर वेपर यानी पानी के बखारात की कंसंट्रेशन जो है वो तब्दील होती रहती है। बाहर अगर हवा में नमी ज्यादा है तो वाटर वेपर ज्यादा अंदर जाए, अगर बाहर हवा में नमी कम है तो अंदर हवा के साथ जो है वो पानी के बखारात कम जाए हैं। लेकिन जिस टाइम हवा बाहर निकाली जाती है तो वो फुल होती है, उसमें वाटर वेपर ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर ही बात करें तो जो हवा का बाहर टेम्परेचर होता है वही हवा का टेम्परेचर जब अंदर ले जाई जाती है तो उतना ही होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर तब्दील करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जब हवा बाहर निकाली जाती है तो बाहर निकलने वाली हवा का टेम्परेचर वही होता है, दर्जा हरारत वही होता है जो जिस्म का दर्जा हरारत होता है। इसी तरह जब हवा अंदर ले जाई जाती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल, मट्टी से ज़रात की तादाद मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब ये हवा बाहर निकाली जाती है तो ये साफ होती है, इसमें मट्टी के ज़रात नहीं होते। तो यहाँ से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसमें आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो डिटेल से बतानी है। इसके बाद रेट ऑफ ब्रीथिंग में ये जो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट और 30 to 40 टाइम्स पर मिनट ये एमसीक्यू पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये जो कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर में ये जो परसेंटेज बताई हुई है ये आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।